हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को 12 साल हो चुके हैं और इन 12 सालों में बहुत अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ भी आई और बहुत फ्रॉड कंपनीज़ ने भी एंट्री करी, जो लोगों का पैसा लेकर भाग गई। इन्हीं सब फ्रॉड से बचने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने 9 सितंबर 2016 को डायरेक्ट सेलिंग के लिए कुछ गाइडलाइन जारी करी, जिसका पालन डायरेक्ट सेलर और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को करना अनिवार्य है। इन गाइडलाइन को उल्लंघन करने पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत कार्यवाही होगी। तो आइए समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन क्या कहती है। गाइडलाइन को 9 क्लॉज में बांटा गया है। पहला क्लॉज, डायरेक्ट सेलिंग में जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनका मतलब बताया गया है, जैसे डायरेक्ट सेलर, नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। डायरेक्ट सेलर वो होता है जो कंपनी के साथ जुड़कर प्रोडक्ट सर्विस की बिक्री करता है। वही नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर होता है जो लोगों का ग्रुप जो कंपनी के साथ जुड़े होते हैं, बस कोई ऊपर तो कोई नीचे होता है। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी हम कंपनी को बोलते हैं जो पिरामिड स्कीम में ना आती हो और पूरी तरह से प्रोडक्ट सर्विस पर आधारित हो। यहाँ पर पिरामिड स्कीम की भी डेफिनेशन बताई गई है। ये चलती तो एमएलएम के नाम पर होती है, पर ये गैरकानूनी होती है। पिरामिड स्कीम में लोगों को जोड़ने पर फिक्स्ड इनकम देने का रूल होता है। पिरामिड स्कीम प्रोडक्ट सर्विस पर डिपेंड नहीं होती। क्लॉज 1 में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के गुण भी बताए गए हैं, जैसे कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर से किसी भी तरह की फ़ीस किसी भी नाम से नहीं ले सकती। डायरेक्ट सेलर को कंपनी से सिर्फ प्रोडक्ट सर्विस लेने के पैसे देने होते हैं। यहाँ पर कंपनी एंट्री फ़ी भी नहीं ले सकती और डायरेक्ट सेलर के कहने पर कंपनी को प्रोडक्ट सर्विस को वापस लेना होगा अगर प्रोडक्ट सर्विस बेचने योग्य नहीं है तो। और कंपनी को पहले ही अपने डायरेक्ट सेलर के साथ इनकम प्लान और किस तरह से कमीशन मिलेगा ये बताना होगा। दूसरा क्लॉज में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू करने के नियम बताए गए हैं। पहला नियम है, कंपनी भारत सरकार के अंतर्गत रजिस्टर होनी चाहिए। दूसरा, कंपनी को अपने लीडर और डायरेक्टर को बिजनेस प्लान की सही जानकारी देनी होगी और उसे अपने डायरेक्ट सेलर को सारे राइट्स एंड ड्यूटी बताने होंगे। तीसरा, कंपनी को प्रोडक्ट सर्विस ना बिकने पर रिफंड पॉलिसी की जानकारी देनी होगी, जो कि 30 दिन तक पॉसिबल है। चौथा, कंपनी के प्रबंधक और अध्यक्ष पदों पर मौजूद लोगों में से किसी पर भी दंडनीय अपराध पिछले 5 साल तक किसी भी कोर्ट में ना रहा हो। पाँचवा, कंपनी का अपने स्टेट में ऑफिस होना जरूरी है। थर्ड क्लॉज में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चलाने के लिए कुछ शर्तें बताई गई हैं। कंपनी का अपने ट्रेडमार्क चिन्ह या अन्य पहचान चिन्ह का लाइसेंस धारक होना चाहिए। कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर के लिए आइडेंटिटी प्रूफ जारी करना होगा। कंपनी को अपनी वेबसाइट में बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, प्रोडक्ट प्राइस, डायरेक्ट सेलर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखनी होगी और टाइम टू टाइम डायरेक्ट सेलर की इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहना होगा। वेबसाइट में डायरेक्टर मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट क्वालिटी सर्टिफिकेट, कंपनी की पॉलिसी भी होनी चाहिए। कंपनी को डायरेक्ट सेलर की मंथली इनकम पर नज़र रखनी होगी। अगर इनकम वैट सीमा से ज़्यादा है तो डायरेक्ट सेलर को वैट का भुगतान करना होगा। कंपनी मंथ एंड में न्यू एंट्री फ़ी नहीं ले सकती। फोर्थ क्लॉज में डायरेक्ट सेलर और कंपनी के बीच डायरेक्ट सेलिंग समझौता बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि हर कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर के साथ एक समझौता करना होगा और इस समझौते को भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 के तहत प्रेजेंट किया जाएगा। डायरेक्ट सेलर और कंपनी के अधिकार और दायित्व इन दिशा निर्देश के अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के भी अधिकार और दायित्व भी शामिल होंगे। यह समझौता रिटर्न में होना चाहिए। कंपनी किसी भी डायरेक्ट सेलर को फिक्स टाइम डेट में प्रोडक्ट सर्विस को परचेज करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। कंपनी के पास पूरी नीति होनी चाहिए जिससे डायरेक्ट सेलर के द्वारा खरीदे प्रोडक्ट की सेल ना होने पर उस प्रोडक्ट को कंपनी को वापस दे सकें अगर प्रोडक्ट बेचने योग्य रहता है तो। फिफ्थ क्लॉज में डायरेक्ट सेलर के कर्तव्य बताए गए हैं, जैसे डायरेक्ट सेलर बिक्री के समय अपना आईडी प्रूफ साथ लेकर जाएं। डायरेक्ट सेलर को बिक्री से पहले अपने कंज्यूमर को खुद की पहचान, कंपनी, प्रोडक्ट सर्विस की सही जानकारी देनी चाहिए। डायरेक्ट सेलर को कंज्यूमर को प्रोडक्ट सर्विस की वापसी, गारंटी की शर्तें, बिल और रसीद, समस्या का निवारण करने की सही जानकारी देनी होगी। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि डायरेक्ट सेलर को क्या नहीं करना चाहिए,
जैसे गलत अधूरी जानकारी देकर व्यापार करना और लोगों को अपने नेटवर्क में लेकर आना, अपने नीचे जुड़ने वाले डायरेक्ट सेलर को ज़बरदस्ती ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट खरीदने पर मजबूर करना। 6th क्लॉज में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और डायरेक्ट सेलर के बीच के संबंध को बताया गया है। यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और डायरेक्ट सेलर के बीच बिजनेस चलाने के लिए नियम बताए गए हैं, जिसमें अधिकार और कर्तव्य शामिल है। यह डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की जिम्मेदारी है कि किस तरह उसके डायरेक्ट सेलर काम कर रहे हैं। 7th क्लॉज में कंज्यूमर के संरक्षण हेतु आवरण बताए गए हैं, जैसे डायरेक्ट सेलर और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अपने कंज्यूमर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अधीन ही डायरेक्ट सेलर और कंपनी को मार्गदर्शित किया जाएगा। कंपनी के पास फ़ोन, ईमेल, वेबसाइट, पोस्ट और व्यक्तिगत रूप से आने वाली सारी कंप्लेंट की संख्या होनी चाहिए, जिसमें सॉल्यूशन होने की भी जानकारी पता चलती रहे। इन कंप्लेंट और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कंपनी के पास संस्था होनी चाहिए। इस शिकायत निवारण समिति में कम से कम 3 अधिकारी होने चाहिए। आम जनता कंपनी के किसी भी डायरेक्ट सेलर, कंपनी के अधिकारी या एम्प्लॉय के खिलाफ शिकायत कर सकती है। ऐसी सभी शिकायत का समाधान कंपनी खुद करेगी। 8th क्लॉज में पिरामिड स्कीम और पॉन्जी स्कीम पर रोक के बारे में बात की गई है। जैसे कोई भी व्यक्ति पिरामिड स्कीम का समर्थन नहीं करेगा और किसी और व्यक्ति को पिरामिड स्कीम से जुड़ने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी मनी सर्कुलेशन स्कीम में हिस्सा नहीं लेगा। 9th एंड लास्ट क्लॉज में निगरानी प्राधिकरण की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। जैसे कंज्यूमर और कंपनी के बीच मामले की जांच उस स्टेट का उपभोक्ता विभाग करेगा। स्टेट गवर्नमेंट खुद तंत्र बनाएगी तो जो कंपनी और डायरेक्ट सेलर के द्वारा दिशा निर्देश का पालन की निगरानी रखेगा। कंपनी जिस स्टेट में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चला रही है, वहां वो उपभोक्ता विभाग को वचन पत्र भेजेगी, जिसमें वह दिशा निर्देश पालन करने का वचन देगी और अपने बिजनेस को ही सही जानकारी समय समय पर देती रहेगी। तो फ्रेंड्स, यह है डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन, जो हर डायरेक्ट सेलर को जानना बहुत ज़रूरी है और जो अभी अभी इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं उन्हें भी इस गाइडलाइन की बारीकियों को समझना ज़रूरी है। मैंने यहाँ कोशिश की है कि आपको आसान भाषा में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन समझ आए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। धन्यवाद।